नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल हमारे राष्ट्र, हमारे संवैधानिक इकाई राष्ट्र भारतवर्ष में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यही बात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से फिलहाल अभी सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ये अपने अवाम को समझा रहा है। प्रसन्नता की बात है कि इसमें हमारी अवाम भी इसमें शरीक हो रही है। अच्छा, सर्वप्रथम चूंकि ये वीडियो कल जारी होगा और कल माने टुमारो माने जो आने वाला कल है जारी होगा और कल माने जो बीता हुआ कल माननीय मुलायम सिंह का देहांत हुआ है, तो उनको भारतीय अवाम ताकत दल और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और लोग तो वो जो अपने समझ के अनुसार अपना उनके योगदान का वर्णन करते हैं, लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल को अच्छी तरह याद है कि हिंदी के प्रयोग के प्रति जो उन्होंने गंभीरता दिखाई, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, अच्छा है केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में, वह उसके लिए यह देश हमेशा याद करेगा। वो वाकया हम बता रहे हैं आपको कि जब वो शायद 1992 में जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में भी हिंदी को अनिवार्य किया था। और उसमें मैं किसी संजोगवश गुवाहाटी था, कुछ अंग्रेजी के नशाबाज वो मुलायम सिंह का विरोध कर रहे थे कि देखिए ये हिंदी को थोप रहे हैं। और जैसे कि हमारे देश में कई गलत अवधारणाओं का, कई गलत चीजों का प्रचलन का पूरा जहरीला एक वातावरण है। यदि हिंदी के प्रयोग की बात की जाए तो हिंदी के विरोध करने वालों का एक तर्क रहता है कि क्या आप हिंदी को थोप रहे हैं, और जबकि वो अंग्रेजी को छाती से लगा रहते हैं। तो अंग्रेजी को छाती से लगा करके यदि हिंदी की बात कही जाएगी और हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कही जाएगी तो बोलेंगे आप हिंदी को थोप रहे हैं।
तो चूंकि मैं उसमें नौकरी में था, तो कोई अंग्रेजी का नशाबाज जो है कह रहा था कि देखिए मुलायम सिंह ने जो है हिंदी को थोप दिया। मेरे मन में सोचा कि भाई कि कम से कम उन्होंने इस दिशा में एक काम किया कि जो अंग्रेजी के जो नशाबाज हैं उनको तकलीफ हो रही है। और शायद वो मिलिट्री में था, तो कह रहा कि कहीं भी, और चूंकि ट्रेन में बैठा था और उसी ट्रेन में मैं भी बैठा था गुवाहाटी में, तो कहा कि ये कोई कुछ भी कर ले लेकिन हमारे मिलिट्री में तो अंग्रेजी जाएगी नहीं। चूंकि मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था, लेकिन मैंने कहा जनाब, चीन में, रूस में और जापान में क्या वो कमांड जो है, जो मिलिट्री की जो कमांड है, क्या अंग्रेजी में चलते हैं? तो अभी गुलामी गई नहीं है। मैंने कपड़ों से, बाहरी आडंबर से, वस्त्र से और कुछ भौतिक सुविधाओं के आधार पर कोई कह दे कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मन की गुलामी नहीं गई नहीं है। और जो मन से गुलाम है वही वास्तविक गुलाम है। तो इतनी बात मैंने कहा तो वो चुप हो गया। गुलामी तो है। तो हमारे माननीय और मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो हिंदी को, यहाँ तक कि कानून स्कूलों में भी वो अनिवार्य किया था। और ये देश वो जो है कम से कम उनके इस कदम के लिए ऋणी रहेगा और कृतज्ञ रहेगा। दूसरा, जब वो केंद्र में रक्षा मंत्री हुए थे तो संयोग से मैं जबलपुर में था सर्विस में। तो जबलपुर में कम से कम 2-3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, मतलब कि आयुध कारखाने हैं जो कि रक्षा मंत्रालय के ही अधीन आते हैं। तो उनके निरीक्षण में आए थे एक बार केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में। तो उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर थे, तो अपने कारखानों के विषय में जो यानी संक्षिप्ति होती है, संक्षिप्ति या ब्रीफिंग, वो अंग्रेजी में लेके गए थे। माननीय मुलायम सिंह ने बस यही कहा कि ये जो आप लोग ब्रीफिंग या संक्षिप्त लाए हैं, क्या यह हिंदी में नहीं हो सकता? इतना कहने पर ही जो है वो तीनों के तीनों ऑर्डिनेंस के जनरल मैनेजर्स, उनके पसीने छूट गए। फिर भाग्य गए अपने जो उनके ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे, टाइपिस्ट, उससे फिर वो हिंदी करा कर लाए। उन्होंने इस बात को माफ नहीं किया कि चलो भाई अगली बार देख लेंगे। उनका कि क्या हिंदी में नहीं हो सकता? भाग्य तो ये होता है। और जैसे कि रेलवे में हिंदी के प्रयोग का श्रेय बिल्कुल जाता है हमारे माननीय रेल मंत्री कमलापत त्रिपाठी जी को। तो जब तक आप अच्छे काम के लिए कोई बल नहीं लगाएंगे, कोई उसमें अपना मन नहीं लगाएंगे और मन से काम नहीं करेंगे, तब तक अच्छे काम में तो बल लगता ही है, फोर्स लगता ही है। तो हिंदी के लिए यहाँ तक कि वो वाजपेयी महोदय जो कि हिंदी के लिए बहुत कवि वगैरह जाने जाते हैं, लेकिन जब वो केंद्र में गए तो उनकी हिंदी ही गायब हो गई। जितनी ब्रीफिंग आती थी उनके मंत्रालयों से, वो अंग्रेजी में ही पढ़ा करते थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भाई कि ये जो ब्रीफिंग आती है, जो संक्षिप्ति आती है, क्या वह हिंदी में नहीं हो सकती? तो वाजपेयी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी उन्होंने इस बात पर बल नहीं दिया कि मंत्रालयों से जारी किए गए माने वो यानी संक्षिप्ति वो हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन माननीय मुलायम सिंह ने यह साहसिक कदम दिखाया, केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी
जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी। ये होता है हिंदी के प्रति लगाव। लगाव सिर्फ मुंह से नहीं होता, वो आपके कार्यों से दिखता है। तो इस अवसर पर भारतीय जनता दल पुनः माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कि दिवंगत हो गए हैं, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और ये राष्ट्र कम से कम इस तरह के योगदान को, हिंदी के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रयोग और प्रचार प्रसार के लिए ये राष्ट्र जो कृतज्ञ रहेगा और ऋणी रहेगा। श्री मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में, खास करके जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, नफरत की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी या श्री मोदी महोदय इसको हवा दे रहे हैं, लेकिन नियंत्रित बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये इनका निकम्मापनी है, और इनके जो नेता और सांसद हैं वो तो और इस आग में घी का काम कर रहे हैं। कल देखा गया, इनके कोई दिल्ली के सांसद हैं राम प्रवेश वर्मा, वो सीधे सरेआम यानी जिन शब्दों में कह रहे हैं वो शायद मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे कि रोग को बताना जरूरी होता है किसी डॉक्टर को, तो उसी तरह की मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था। वो कह रहे हैं कि इन मुसलमानों से कोई सामान मत खरीदो, ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं इनसे कोई सामान मत खरीदो। बताइए, इस कदर का और इस नीचता के साथ, इस कदर और इस नीचता के साथ जो घृणा फैला रहा है, वो भी एक सांसद, और वो कौन सांसद? वो राष्ट्रवादी पार्टी का सांसद। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका राष्ट्रवाद जो है कितना घातक है इस मुल्क के लिए। और तो जब एक आग लगाता है तो दूसरा भी आग लगाता है। तो कोई ख्वाजा करके है वहां अजमेर में, उसने भी एक आग लगाई, और इन दोनों के लगा हुए आग में तब तक ये घी लेके पहुंच गया असदुद्दीन ओवैसी। और लोग भी होंगे, हम नहीं कहते। ये इस तरह की वो आशुतोष था ना, आशुतोष जो है इसका पत्रकार है, जो कि जेएनपीसी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाता है। वो कह रहा था कि वो जो है भारतीय जनता दल और मेरे विषय में कह रहा था कि ये अराजकता। तो हालांकि पत्रकारों का संदर्भ देना बिल्कुल उचित नहीं है। ये पत्रकार तो पालतू होते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, जैसे कि आशुतोष पालतू है वो जेएनपीसी का, और आशुतोष अकेला नहीं बल्कि पूरा लुटियन जो पत्रकारों का जो गिरोह है वो पालतू है जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज का। तो वो अराजकता की बात कर रहा था। तो यही तो है अराजकता, जो कि श्री मोदी जी के कालखंड में चल रहा है। और जिस समाज में इस तरह के ऐसे लोगों द्वारा नफरत फैलाई जा रही हो, तो बाकी चीजें व्यर्थ है ना। बाकी अब जो विकास दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एम्स दे रहे हैं, वो सब चीज व्यर्थ है। सबसे पहले चाहिए सुकून, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा। उसको तबाह करने के लिए यानी जिसको भी जो बन पड़ रहा है
वो बेधड़ल्ले से बेलगाम नफरत, वो यानी नफरत फैलाना, घृणा फैलाना अपने अपने तरीकों से, अपने अपने क्षमताओं में वो कर रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई उनको हिचक नहीं है। और हिचक भी इसलिए नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं। ये क्या करेंगे, टीवी वाले इसी पर जो है वो डिस्कशन करवाएंगे, परिचर्चा करवाएंगे। और इसी जैसे होता है ना ट्रबल्ड वाटर, फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, जब किसी के घर में आग लगती है तो कुछ स्वार्थी लोग उसी आग में जो है अपनी रोटी सेकते हैं। तो वही हाल मीडिया का है। ये जो नफरत फैलाने वाले हैं, इनको इनकी प्रवृत्तियों को कुचलने के बजाय ये मीडिया वाले इसी आग में अपने टीआरपी की रोटी सेकते हैं। अब कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। भारतीय जनता दल तो बिल्कुल ये निवेदन करता है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय लोकसभा अध्यक्ष और आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग, ये तीनों लोग इस रामप्रवेश वर्मा की सदस्यता खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। और यही हमारी जो संस्थाएं हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष और आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग, असदुद्दीन ओवैसी की भी सदस्यता समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो एक कदम और उठाएगी कि आज इस असदुद्दीन ओवैसी का वकालत का जो लाइसेंस है उसको भी रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये विनती है, प्रार्थना है। जब तक इन दुष्टों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनके हौसले कैसे पस्त होंगे। भारतीय जनता दल दिन रात जो है अपने देश में एकता, भाईचारा, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, प्रयास कर रहा है। और ये देश के दुश्मन, हमारे मुल्क के शत्रु दिन रात जो है ये लगे हुए हैं नफरत फैलाने में। तो कम से कम भारतीय जनता दल का इन महत्वपूर्ण संस्थाओं से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष और आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग कम से कम यहां से शुरुआत करें कि रामप्रवेश वर्मा की और असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस असदुद्दीन ओवैसी की जो वकालत का लाइसेंस है उसको भी रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। और बाद में जो राज्य सरकारों की जो कानून व्यवस्था की जो मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है, उसको तो कार्रवाई जो है करनी ही चाहिए। इनको अरेस्ट करिए, मुकदमे चलाइए और इनकी गतिविधियों को कुचलने की आवश्यकता है। बहुत हो चुका, किसी न किसी बात पर हमारे देश में नफरत फैलाने का एक जो है धरना चल पड़ा है। वो एजेंसी खुली हुई है, वो भी बेलगाम। ये बताना जरूरी है कि ये मीडिया के लोग, मीडिया के जो पत्रकार हैं या एंकर हैं, वह देश में किस तरह से नफरत फैलाते हैं, उनके चरित्र को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने रखना बहुत जरूरी है। उनको अवगत कराना भी जरूरी है। और इनके इस तरह के चरित्र को अच्छी तरह जान लेना जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का बिल्कुल वाजिब हक है, उनका एक उचित अधिकार है। तो एक अमीश देवगन है, वो आर पार का एक प्रोग्राम लेके आता है न्यूज़ 18 इंडिया में।
शायद 7 बजे। देखिए, अमीश देवगन कोई अकेला नहीं है। इस तरह के मानसिकता वाले पत्रकारों का एक वो नमूना है, स्पेसिमेन है, और उस नमूने के माइंडसेट को, उस मानसिकता को समझना जरूरी है। इन जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने, जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने कई मौकों पर बताया है, इसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से बताया है कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, उनका नाम भी भारतीय अवाम ताकत दल ने वो उन अवसरों पर लिया हुआ है, और पुनः हम बोल देते हैं। उनमें सबसे आगे है एक विपिन चंद्रा, हिमाचल प्रदेश का है, और उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन और जिसमें मृत्यु हुई वो एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था। दूसरा है रोमिला थापर, तीसरा है मृदुला मुखर्जी, चौथा है इरफान हबीब, पांचवा है रामचंद्र गुहा, आरसी दत्ता, रामशरण शर्मा, एक आध और होंगे। ये सब जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों के जो गिरोह है उसके ये सदस्य हैं। इन समूह ने क्या किया कि हमारे देश के जो खतरनाक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और खतरनाक गद्दार जवाहरलाल नेहरू के देश के खिलाफ गद्दारियों के पापों को भी ढका, और उनके पक्ष में एक मिथ्या महिमा मंडन, एक जो है स्यूडो उनका इनकामियम या ग्लोरिफिकेशन का एक जहरीला वातावरण बनाया। तो इसको जिस रूप में भी कह ले कि कुछ लोग इनको वामपंथी पत्रकार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जो कि इस मुल्क भारत मुल्क के लिए सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़ी गद्दार और घातक दुश्मन है, और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत है इस मुल्क के लिए, उसके ये चाटुकार इतिहासकारों के गिरोह के ये सब सदस्य हैं। तो इन समूह ने यानी जो है गद्दार वो मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू के ये गद्दारी के पापों को भी ढका है, और इनके पक्ष में एक जो है उनका एक महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन या इनकॉमियम का एक स्यूडो, एक मिथ्या भरा या झूठा और जहरीला वातावरण खड़ा किया है। और इन सबों ने यही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ही जो इनका उससे भी बड़ा अपराध यह है कि जिन अमर शहीदों ने, जिन हमारे क्रांतिकारी देश और परम राष्ट्र भक्तों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए, कठिन यातनाएं सही, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, मौत को हंसते हंसते गले लगाया, और अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, उनको ये जो गिरोह है, एनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का जो गिरोह है वो दबा के रखा। और जो बताया गया है, यहाँ तक कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह को
इस जेएनपीसी वालों ने बेशर्मी से आतंकवादी तक लिखवाया। शायद अंग्रेजी सरकार भी होती तो भी जो है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाए। लेकिन ये गद्दार जेएनपीसी वाले हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया। और ये बात सत्य है। जैसा कि मैंने कुछ एपिसोड के माध्यम से बताया हुआ है कि मनमोहन सिंह जबकि वो प्रधानमंत्री था और जब ये मामला फ्लेयर अप हुआ और फ्लैश पॉइंट पर पहुंचा, क्लाइमेक्स पर, तो ये पत्रकार जानते बड़े होशियार होते हैं। कम से कम ये अपना कंधा तो साफ रखते ही हैं कि भाई कि हमने ये बात उठाई थी। तो उसी बहाने में इन सबों ने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में ये सवाल कर ही दिया कि क्या सर ये बात सही है कि भगत सिंह का नाम सरकारी अभिलेख में आतंकवादी के रूप में इस सरकार ने दर्ज कराया हुआ है। उस मनमोहन सिंह, अब गद्दार कहा जाएगा, उस गद्दार मनमोहन सिंह जो कि प्रधानमंत्री था, उसको जवाब नहीं बना। इस सत्य को, इस हकीकत को कैसे वो कबूला, उसकी शातिरता को समझने की आवश्यकता है। वो कह रहा है कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं कि सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। कबूल है इस बात। तो वो बताइए, शहीद आजम भगत सिंह को इन सबों ने आतंकवादी लिखवाया और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक उनके झूठी महिमा मंडन का वातावरण बनाया। हमारा ये सवाल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से है और अपने आदरणीय भारतीय आवाम से है। ये किस देशवासी को ये बर्दाश्त होगा? लेकिन वो जहरीला वातावरण तब से चल रहा है। आज भारतीय जनता दल वही तथ्य अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने रख रहा है। तो ये सब विशेष करके राष्ट्रवादी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि मैं जनता को भड़का रहा हूं। भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई इस देश में माहौल होना चाहिए हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय जनता दल कह रहा है कि इस देश में माहौल होना चाहिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का। हमारे देश में माहौल होना चाहिए हमारे इस देश के अनमोल रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का। इसी प्रकार और भी हमारे अमर शहीद हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस। अमर शहीद खुदीराम बोस कहाँ के थे ये तो मैंने बताया भी है। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना भी जरूरी है कि हमारे खुदीराम बोस जी जो है मुजफ्फरपुर बिहार के थे और उनका उल्लेख विशेष रूप से जरूरी है। उनका उल्लेख विशेष रूप से इसलिए जरूरी है कि वो हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी सबसे कम उम्र में उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया इसे भारत माता को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के चंगुल से। 12 वर्ष की अवस्था में, कल्पना करिए, 12 वर्ष का बच्चा जो है इस भारत माता को आजाद कराने के लिए शहीद हुआ है, प्राण दिया है। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के। और सुब्रमण्यम भारती जी जो है वो तमिलनाडु के हैं। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई तो खैर झांसी की काफी लोग जानते होंगे। श्रीमती रानी चंद्रमा
अमर शहीद हमारी कर्नाटक की हैं, और श्रीमती रानी गैडिलियो नागालैंड की हैं, और इसी प्रकार दक्षिण भारत से और क्षेत्रों से और भी इसी तरह के अमर शहीद जरूर होंगे। वो हमको याद नहीं है, और हमको इसमें अभी फिलहाल याद नहीं, लेकिन मैं उन नामों को मैं इकट्ठा करूंगा। जिन अमर शहीदों ने भारत के किसी भी कोने में से, जैसे छिटपुट कुछ, जैसे रानी चंद्रिमा और सुब्रमण्य भारती और हमारे रानी गैडिलियो नागालैंड से, तो 2-4 और भी होंगे। तो हमारी ये भूमि जो है हमारे देशभक्तों और बलिदानियों से खाली नहीं है। तो वातावरण हमारे इन बलिदानियों का होना चाहिए, हमारे परम राष्ट्रभक्तों का होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी का होना चाहिए, हमारे भगत सिंह का होना चाहिए। लेकिन ये देश के दुश्मन जीएनपीसी वाले और जीएनपीसी के साथ मिली हुई ये बीजेपी वाले माहौल बनाए हुए हैं गांधी का, गद्दार गांधी का, और गद्दार इसका नेहरू का। बराबर ये बताया, इस गांधी की और गद्दारियां जो है, उसकी सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, इसको जो इसने प्रधानमंत्री बनवाया, क्या सोच के बनाया था भाई? जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी न हो और हमारे देश की अधिकांश जनता न हो, क्या सोच करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के ऊपर थोपा? ये सवाल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, इन जीएनपीसी के सभी नेताओं से जरूर पूछें कि जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी न हो, उसमें हमारे देश के अवाम न हो, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस ऐसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में क्यों थोपा इसने? और इसके मन में क्या उसका डिमीनियर माने उसके अंदर की छुपी हुई बात सामने आ गई। जब इसे पूछा गया कि भाई, जब इस जवाहरलाल नेहरू पक्ष में कोई था ही नहीं, कोई कांग्रेस था ही नहीं, तो आपने जो है उसको क्यों बिठाया प्रधानमंत्री के रूप में? ये बात कब की है? 1946 की है। कब की है? वो जबकि इंटरिम कैबिनेट बनना था, अंतरिम मंत्रिमंडल उसका, और उसका एक प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनना था उस समय की बात। तो सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया में वो आवश्यक था। तो उसी में तो मैंने उस नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या क्या साजिश किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। तुरंत जो है इस्तीफा लिया इनसे, मौलाना आजाद से। मौलाना आजाद को प्रेशराइज किया कि वो सार्वजनिक वक्तव्य दें कि वो जो इस्तीफा दे रहे हैं वो नेहरू के पक्ष में दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये बात उन्होंने कबूला है अपनी आत्मकथा में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उन पर दबाव डाल रहा था। एक तो इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, और दूसरा सार्वजनिक वक्तव्य के लिए कि सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि वो नेहरू के पक्ष में इस्तीफा दें। तो मौलाना आजाद जी ने जो अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया। अब ये कांग्रेस, मैंने मौलाना आजाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद का इस्तीफा लेना, ये यानी क्यों इतना व्याकुल हो गया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी? इसलिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार जो सत्ता का हस्तांतरण होना था, तो उस इंटरिम कैबिनेट का, इंटरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री वही बनना था, या वही उसी को बनाया जाना था जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता। तो इसीलिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने मौलाना आजाद से इस्तीफा ले लिया।
फिर जब बात आई कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की, तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार जो है उस कांग्रेस की जो प्रांतीय इकाइयों को प्रस्तावित करना था। 15 में से 12 इकाइयों ने सिर्फ यही जान करके कि सरदार पटेल जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष बन करके वो देश के प्रधानमंत्री बने, और एक आध या दो जो है वो सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया के पक्ष में मैंने एकाध प्रांतीय इकाइयां जो है, एक या दो वो सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया के पक्ष में, और एक या दो जो है वो जेबी कृपलानी के पक्ष में। तो जेबी कृपलानी और उनसे तो ले लिया मैंने इस्तीफा। सरदार पटेल तैयार नहीं थे, लेकिन इनसे बहुत टैक्टिकली, बहुत धूर्तता के साथ दबाव डाल करके इनसे भी इस्तीफा ले लिया, सिर्फ नेहरू के पक्ष में। और हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कदार ने बोले कि उस नेहरू के पक्ष में लिया जिस नेहरू के पक्ष में कोई कांग्रेस नहीं था। इतनी बड़ी गद्दारी किया इसने, और उसी के कारण जो है जो देश बटा, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देश धर्म के आधार पर नहीं बटा है। इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन अपने दिलो दिमाग में बैठते हैं। देश जो है सिर्फ गद्दार यानी मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू की सत्ता हथियाने की हवस का शिकार हुआ है। सत्ता की छीना झपटी मान लीजिए, उसके कारण देश बटा है, धर्म के आधार पर नहीं। कुछ सिरफिरों आगे होंगे, हमें कुछ हमेशा जब आग लगती है तो सिरफिरे भी इसमें अपनी रोटी सेकते हैं, कुछ होंगे। लेकिन दो तीन प्रमाण यह हैं कि भाई देश विभाजन के पक्ष में सिर्फ मैंने 10 से अधिक नहीं थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। 90% लोगों ने इस देश विभाजन का विरोध किया था। इस देखिए, ये सब बराबर बोलते हैं बीजेपी वाले विभाजन की विभीषिका, ये कितने शातिर हैं। माने विभाजन के कारण जो आपस में वैमनस्य फैला उसको दिखाएंगे जरूर, यानी वो घृणा वाला। विभाजन में के फलस्वरूप जो आबादियों का हस्तांतरण हुआ, आबादी के हस्तांतरण के कारण जो वैमनस्य फैली, सिर्फ इनकी मैंने इनका कंसर्न जो सिर्फ उसी से है। ये गद्दार बीजेपी वालों से का इससे कंसर्न नहीं है, इससे संबंध नहीं है कि किनके कारण जो है ये देश बटा और जो है आबादी हस्तांतरण की नौबत है। इस पर ये गेंडुली मार के बैठ जाते हैं जेएनपीसी वालों की तरह से। बराबर इस बात को कभी इस रूप में कि भाई देश बटा तो यहाँ से कुछ मुसलमान चले गए तो ठीक ही रहा। कुछ ऐसे इनके कट्टरवादी बोलते हैं कि ये मुसलमान तो बड़े होशियार है कि एक अपना देश भी ले लिया और यहाँ बैठ भी गए। ये सिर्फ इसी मैंने झूठे दुष्प्रचार का ये परिणाम है कि जो देश जो है सत्ता की छीना झपटी के कारण बटा था, उसको ये रंग देते हैं कि ये धर्म के आधार पर बटा है। तो सभी आदरणीय भारतीय भाई मान इसको अच्छी तरह से समझें कि ये धर्म के आधार पर नहीं बटा है, बिल्कुल नहीं बटा है। सिर्फ सत्ता हथियाने की जो हवस थी उसकी नेहरू की, और उसमें एक रोड़ा आ गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस रोड़ा को हटाने के लिए या उसका मुंह बंद करने के लिए ये तीनों मिलकर के माउंटबेटन और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों मिलकर के इस देश को बांट करके एक टुकड़ा उसके मुंह में डालकर उसको शांत किया। यही तो बदमाशी है उसकी जिन्ना की, कि जो भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा कर रहा है वो भारत के एक टुकड़े पर कैसे खामोश हो गया। तो यही उसका ब्लंडर है।
उस ब्लंडर को भारत भी, पाकिस्तान भी कितना मैंने इतने सालों से भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जिन देश के गद्दारों ने देश को बांटा, वो बड़े आसानी से अपने देश विभाजन के पाप को दूसरे के ऊपर और उसी जिन्ना के ऊपर जो है वो मरने में कामयाब होते हैं। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों की तो और लंबी अनेकानेक फहरिस्तें हैं, लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी है कि इस नेहरू को जो बिठाया, जिसके पक्ष में कोई नहीं था भारत में, वो, और इसे जब पूछा गया, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा गया कि भाई आपने उस नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनवाया जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। उसके जवाब में उसके मन का जो डिमीनर है, जो उसके अंदर छुपा हुआ एज ए विसरल कंसेप्शन करा कि ये नेहरू जो है अच्छी अंग्रेजी बोलता है, विदेशों से संबंध बनाने में ये काफी काबिल साबित होगा और ये सफल अंग्रेज है। तो उसके मन की बात आ गई ना, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के अंदर मन की बात आ गई कि ये एक आजाद भारत बोल करके भी एक अंग्रेज को ही बिठाना था। बताइए, अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश के अमर शहीदों ने जो है कुर्बानी दिया, बलिदान दिया, प्राण दिए, जान गंवाई, और फिर आजाद भारत के नाम पर फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इस नेहरू के रूप में नेहरू रूप में एक भारत विरोधी अंग्रेज को बिठाया। तो और फिर उसी के कारण जो है देश बटा, 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। हमारे भारतीय भाई बहन इसको बहुत गौर से समझें कि जितनी भी लड़ाइयाँ यानी भारत के शासकों ने विदेशी ताकतों से जितने भी युद्ध किए या आपस में भी जो जितने भी युद्ध हुए, अब सबका एक सिंहावलोकन कर लीजिए, ध्यान देख लीजिए। इस तरह के युद्धों में, इस तरह की लड़ाइयों में कितनी की जनहानि हुई होगी? 2000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे अधिक नहीं। यानी खतरनाक से खतरनाक जो है वो युद्ध हुआ होगा, उसमें भी इतनी जनहानि की संख्या रही होगी। लेकिन आजादी के नाम पर 25 से 30 लाख हमारे खुद के भारतीय भाई बहनों की जान गई, और जान लेने वाला कोई और नहीं था, ये आपस में ही यानी मार काट करके मरे हैं सब। और कौन आपस में मार काट मरे हैं? जो कुछ ही दिन पहले कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े थे। इतनी बड़ी त्रासदी देने वाला ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ही था। इस असलियत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इनको राष्ट्रपिता के रूप में, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी कैसे मान सकते हैं? तो जो खुद देश को बांटा और जो है नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश को बांट रहा है, मुंह से क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश में बनेगा। जब से पाकिस्तान की घोषणा हुई 1940 से, तब से ये गद्दार, ये बंदा जो है वो नाटक ही करता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश में बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश में बनेगा। और हमारी
जब पाकिस्तान बने तो हम तो दो टुकड़े कर दें तो हम नाटक कर रहा था। और देश के लोगों ने विश्वास भी किया कि जो भी है लिख लीजिए, बुढ़ा जिद्दी है और जो कह रहा है उसको करेगा, कुछ भी करेगा, आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा, धरने पर बैठेगा, आमरण अनशन करेगा, जान भी दे देगा। लेकिन जो कह रहा है कि पाकिस्तान इसकी लाश बनेगा, तो ये पाकिस्तान नहीं बनने देगा और भारत का विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। लेकिन हमारे देशवासियों को क्या मालूम कि जो ये मुंह से कह रहा है इसके मन में तो कुछ और है, देश को बांटने का। अरुणा आसिफ अली के उन पत्रों का जवाब ही नहीं दिया। अरुणा आसिफ कह रहे थे कि देश में जो एकता की लहर है उसका इस्तेमाल करें हम लोग देश विभाजन को टालने के लिए। तो क्या क्या यानी कुतर देकर के उनकी बातों को दबा दिया। जो अरुणा आसिफ अली थी, जो उस समय की कद्दावर नेत्री थी, तो कहां तक ये सत्य को मैंने वो सत्य को छुपाई थी, बात नहीं है। भारतीय जनता दल मैं समझता हूं और ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि साथ भारतीय जनता दल पहला एक संगठन है जो कि देश हित में हमारे इन अमर शहीदों के विषय में उनकी कुर्बानी और देशभक्ति के तथ्यों को अपने आवाम के सामने रख रहा है। आज तक किसी भी दल ने, और जितने भी दल इसमें हैं, ये बीजेपी तो बिल्कुल माने इसे जेएनपीसी की रखवाली वो रखवाली करने वाली हो गई है। क्या यानी कोर्डोनिंग जिसे कहते, कोर्डोन कर रही है, बिल्कुल बचाने वाली। और हर पाप को छुपाने, यानी जेएनपीसी के हर पाप को छिपाने वाली। बाकी जो पार्टियां हैं आपकी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईडीएमके, अकाली, कोई भी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू की देश की गद्दारी के विषय में मैं एक शब्द नहीं बोलते। तो ये देश के प्रति ये सब देश के प्रति वफादार हो सकते हैं कभी? जो देश के गद्दारों को छिपाए और हमारे अमर शहीदों और बलिदानियों की बात को दबाने वाली साजिश पर उसकी गिगी बंद हो और एक शब्द न बोले, तो क्या ये जो राजनीतिक दल हैं आपके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके, द्रविड़ कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ कड़गम, वाईएसआरसी, वाई चंद्रशेखर रेड्डी कांग्रेस, बीजेडी, बीजू जनता दल इत्यादि, अकाली दल, तो ये सब कभी भी देश के हो सकते हैं कि जो इन गद्दारों का जो माहौल है उसी को जस्टिफाई करते हैं, उसी को उचित ठहराते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इन अमर शहीदों का कभी नाम लेकर भुनाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा देश जो है बिल्कुल कमजोरी होगा और जो है हम अब अपने अमर शहीदों के प्रति बहुत बड़ी नाइंसाफी करेंगे और जो है उससे भी अधिक नुकसान होगा कि इस देश को जरूरत है देशभक्ति की। हमारा देशभक्त बलिदानियों की भावना की। लेकिन देश में हमेशा मैंने स्कूल खोलिए, स्कूल खोलते ही इन दोनों गद्दारों की फोटो आपको दिखती है। किताब खोलिए तो किताब में यानी इन दोनों गद्दारों की, यानी ये बच्चों के माइंड को सब ये पॉइजन कर रहे हैं, विषाक्त बना रहे हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को
ये मानसिक रूप से जो है वो पंग कर रहे हैं। ये साजिश है जो है इसे जेएनपीसी वालों की और इस बीजेपी की। तो बात ये चल रही थी कि ये जो जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने हमारे इन अमर शहीदों को, अमर शहीद और क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों को दबा के रखा और इन देश के गद्दारों को आगे किया हुआ है और उनके झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण, एक माहौल बना हुआ है। यह बहुत ही राष्ट्रघाती है और भारत घाती है। इसको बदले जाने की जरूरत है। अब ये अवसरवादी किस्म के जो बीजेपी के हैं और कट्टरवादी जो है, इसमें जो तत्व है बीजेपी में, आरएसएस में और हिंदू सनातन में, वह इतिहास बदले जाने के नाम पर हम नाम क्या देते हैं, वामपंथी इतिहास, वामपंथी इतिहास। और जब उसको बदलने की बात आ रही है कि भाई बदलने के लिए कि हमारे इन अमर शहीदों को आगे करना है, आगे करना मतलब इनके त्याग बलिदान की वास्तविकता को आगे रखना है, उसको नहीं बोलते हैं। ये कट्टरवादी तत्व जो है बीजेपी, आरएसएस के और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, जैसे ये आपका जो है वो हिमांशु त्रिवेदी हुआ या अमित देवगन हुआ, वो कहते हैं कि जो है वो राणा प्रताप, शिवाजी और इसके इतिहास को लाने की जरूरत है। ये सब इतने देश के दुश्मन हैं कि हमारे इतिहास में जो आपसी राजाओं की, आपसी जो राजा नवाब जो भी हैं, उनकी जो आपसी यानी आपसी जो प्रतिद्वंदिता थी, उस बुराई